हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 9 का हिस्ट्री से चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में है, बट उससे पहले हम कुछ देखते हैं। आइए यहाँ दिया हुआ है हम लोग को खंड 1 में घटनाएं और प्रक्रियाएं। इस खंड में आप फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और नात्सीवाद के उदय का इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक विश्व की रचना में इन तीनों घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अध्याय 1, जिसमें हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। आज हम मुक्ति, स्वतंत्रता और समानता को सहज, सुलभ और सामान्य मानकर चलते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इन सबका भी एक इतिहास रहा है। फ्रांसीसी क्रांति के जरिए आपको इस इतिहास में एक हिस्से को समझने में मदद मिलेगी। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया है। विशेषाधिकारों पर आधारित व्यवस्था से शासन की एक नई व्यवस्था उदित हुई। क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का उद्घोषक था। सबके एक समान अधिकार होते हैं और हर व्यक्ति बराबरी का दावा कर सकता है। यह सोच राजनीति की नई भाषा का हिस्सा बन गई। समानता और स्वतंत्रता की यह सोच नए युग का केंद्रीय विचार थी, लेकिन विभिन्न देशों में इन विचारों को नाना रूपों से समझा और साधा गया। भारत और चीन, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन ने कई ऐसे विचारों को जन्म दिया जो बेहद रचनात्मक और मौलिक थे, लेकिन इन आंदोलनों की भाषा और मुहावरों को 18वीं सदी के उत्तरार्ध की घटनाओं से ही विविधता मिल रही थी। अध्याय 2 में हम यूरोप में समाजवाद के आगमन और उस नाटकीय घटनाक्रम के बारे में पढ़ेंगे जिसके चलते रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय को सत्ता छोड़नी पड़ी। रूसी क्रांति ने समाज परिवर्तन का एक नया तरीका गढ़ने का प्रयास किया। इस क्रांति ने आर्थिक समानता और मजदूर किसानों की बेहतरी का सवाल उठाया। इस अध्याय में हम नई सोवियत सरकार द्वारा किए गए बदलावों, उसके सामने आई समस्याओं और उससे निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानेंगे। सोवियत रूस की सरकार ने खेती और औद्योगिकरण और मशीनीकरण का कार्यक्रम को दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसने नागरिकों के कई ऐसे अधिकारों को हनन भी कर दिया जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के संचालन के लिए अनिवार्य होते हैं। फिर भी समाजवाद का नारा विभिन्न देशों के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का हिस्सा बन गया। आज सोवियत संघ बिखर चुका है और समाजवाद संकट में है, लेकिन 20वीं सदी के पैमाने पर समकालीन विश्व का रूपाकार तय करने में यह सबसे शक्तिशाली ताकत था। अध्याय 3 में आप जर्मनी के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में हिटलर के उदय और नात्सीवाद की राजनीति का विश्लेषण किया गया है। यहाँ आप नात्सी जर्मनी में औरतों व बच्चों की दशा व स्कूलों व यातना गृहों के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय से आपको पता चलेगा कि नात्सीवाद ने किस तरह विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों को जीने के अधिकार से वंचित कर दिया था, किस तरह उन्होंने यहूदियों को सफाया करने के लिए यहूदी विरोधी भावनाओं को भड़काया और लोकतंत्र व समाजवाद के खिलाफ एक मारक युद्ध छेड़ दिया। नात्सीवाद के उदय की कहानी सिर्फ कुछ खास घटनाओं, सत्ता की पेशाचिक चाह, हत्याकांडों और मौत की कहानी भर नहीं है। यह विभिन्न स्तरों पर चलने वाली एक विस्तृत और दिल दहला देने वाली व्यवस्था की कहानी है। भारत में कुछ लोग हिटलर के विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नात्सीवाद के उदय पर खौफ ही महसूस हुआ। आधुनिक विश्व का इतिहास सिर्फ स्वतंत्रता और लोकतंत्रता के फलने फूलने की कहानी भर नहीं है। यह हिंसा और निरंकुशता, मृत्यु और महाविनाश की कहानी भी है। आइए अब हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के बारे में देखते हैं। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है।
लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल में के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय लिया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी, सम्राट की निरंकुश शक्तियां का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। इसलिए किले को दहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वज को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों पर विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इस एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, आइए वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, आइए 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था, आइए उस बारे में देखते हैं। सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 14वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस में वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राजदरबार के शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 14वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा सूत्र बांटने के आज़ाद करने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस के 10 अरब लिव्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रों का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग कर रहे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार में वृद्धि के लिए बाध्य हो गए और यह कदम की नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट में बटा था और केवल तीसरे स्टेट के लोग जनसाधारण की कर अदा कर रहे थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 ईस्वी में से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। चित्र 2 ये रहा। चित्र 2 ये रहा। प्रथम स्टेट पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग, तृतीय स्टेट बड़े व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील आदि। उसके बाद किसान और कारीगर, उसके बाद छोटे किसान, भूमिहीन और मजदूर और नौकर। ठीक है। तो चित्र 2 फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन
जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मता प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती पर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों के से करों का एक हिस्सा टाइड धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल, प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। अप्रत्यक्ष पर नमक और तंबाकू जैसे रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। ये चित्र 3 है। अब देखिए, फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत तेजी से वृद्धि हुई। जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर हो जाती थी जब सूखे या ओले का प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। ये देखिए, हमारे पास ये दिया है जीविका संकट कैसे उत्पन्न होते हैं। ये आप लोग को फिल करना है। आई थिंक ये जीविका संकट चक्र है, इसको फिल करके देखिए। उभरते मध्यम वर्ग के विशेषाधिकारों की अंत की कल्पना की। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर रह चुके थे, परंतु उसके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध एवं शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ गए थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज में समृद्ध लोगों उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागारों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का अधिकार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों और समान अवसरों के
विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जो जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहां की मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस ने राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान में उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा की एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों ने इन विचारों पर काफी हाउसों व सैलान की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती थी और पुस्तकों और एवं अखबारों के माध्यम से इनका प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उसे समझ सके। इसी समस्या लुई 14वां द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क गया। क्रांति की शुरुआत। पिछले भाग में आप देख चुके हैं किन कारणों से लुई 14वां ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उनमें ऐसा क्या होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट जनरल प्रतिनिधित्व सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों की मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था की थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वां ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट में इस बैठक ने अपने 300 प्रतिनिधि भेजे थे जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व उसके उपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें एवं मांगों की सूची बनाई गई जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 14वां की इस प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार हो। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया तथा
घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबियो और आम्बेसिए ने किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत में से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वार्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण दिए। आम्बेसिए मूलतः पादरी था तथा उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक के एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट लिखी। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। ककारों की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों, लुटेरों और गिरोह बुला लिए हैं जो पकी फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों के कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिए। कुलीन बड़ी संख्या में अपने जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 14वां ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब वे संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। तो हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया है। अब आगे का हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। Thank you for watching.